हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी विथ रिवंत। हम पढ़ रहे हैं यूनियन एग्जीक्यूटिव में भी हम पढ़ रहे हैं प्रेसिडेंट के बारे में। तो आज हमने पढ़ लिया कि प्रेसिडेंट का इलेक्शन कैसे होता है, कैसे प्रेसिडेंट जो हैं वो इलेक्ट किए जाते हैं और उनके इलेक्शन में कौन कौन शामिल हो सकता है, कौन कौन प्रेसिडेंट के इलेक्शन के लिए वोट कर सकता है। आज हम देखेंगे कि प्रेसिडेंट जब इलेक्ट हो जाते हैं तो उनका टर्म ऑफ ऑफिस क्या होता है। तो हम शुरू करते हैं। जैसे कि आर्टिकल 56 के अंदर बताया गया है कि टर्म ऑफ ऑफिस, प्रेसिडेंट की जो ऑफिस की टर्म है होती है वो क्या होती है। तो जो हमारे प्रेसिडेंट है वो 5 साल तक इलेक्ट किए जाते हैं। 5 साल के लिए उनका ऑफिस का टर्म होता है। अब जो प्रेसिडेंट हैं वो 5 साल के लिए तो इलेक्ट किए जाते हैं। प्रेसिडेंट जो हैं वो 5 साल के लिए इलेक्ट किए जाते हैं, ठीक है। लेकिन अगर उनके 5 साल पूरे होने से पहले कोई दूसरा प्रेसिडेंट इलेक्ट नहीं होता तब तक वो अपने ऑफिस को खाली नहीं कर सकते। मतलब जब तक कोई दूसरा पर्सन जो है प्रेसिडेंट इलेक्ट होके नहीं आ जाता ऑफिस में, तब तक वो प्रेसिडेंट के ऑफिस में बने रहेंगे, यानी तब तक के लिए वो प्रेसिडेंट रहेंगे। अब 5 साल की टर्म के लिए तो हमने प्रेसिडेंट चूज़ कर लिया। अब जो प्रेसिडेंट का ऑफिस है, प्रेसिडेंट के ऑफिस में वैकेंसी कैसे आएगी, प्रेसिडेंट के पोस्ट पे किस तरह से वैकेंसी आ सकती है। तो हम देखते हैं कि 5 तरह से वैकेंसी आ सकती है, ठीक है। वो 5 तरह की वैकेंसी किस तरह से आ सकती है देखते हैं। एक्सपायरी ऑफ हिज हर टेन्योर 5 ईयर्स, मतलब अगर 5 साल पूरे हो गए तो अपने आप प्रेसिडेंट की पोस्ट पे वैकेंसी आ गई। इलेक्शन इज़ डिक्लेयर्ड वॉइड, मतलब कि भाई प्रेसिडेंट के इलेक्शन जो है उनको सुप्रीम कोर्ट ने नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर दिया है कि ये सही तरीके से इलेक्शन नहीं हुआ है, तो अब जो प्रेसिडेंट हैं वो प्रेसिडेंट नहीं रहेंगे। प्रेसिडेंट बन गए लेकिन वो खुद की मर्ज़ी से भी प्रेसिडेंट की पोस्ट को छोड़ सकते हैं, यानी वो रेजिग्नेशन दे सकते हैं। और जो प्रेसिडेंट जो है वो अपना रेजिग्नेशन जो है वो वाइस प्रेसिडेंट को देते हैं। क्योंकि प्रेसिडेंट से ऊपर तो कोई पोस्ट है ही नहीं ना जिसको वो रेजिग्नेशन दे, इसलिए जो प्रेसिडेंट हैं वो अपना रेजिग्नेशन वाइस प्रेसिडेंट को सबमिट करवाते हैं। वाइस प्रेसिडेंट बाइंड टू एक्सेप्ट दिस रेजिग्नेशन, वाइस प्रेसिडेंट जो है वो मना नहीं कर सकते। अगर प्रेसिडेंट उनको रेजिग्नेशन सबमिट करवाते हैं तो वाइस प्रेसिडेंट को वो रेजिग्नेशन लेना ही पड़ेगा। फोर्थ, किस तरह से उनकी जो पोस्ट है प्रेसिडेंट की वो खाली हो सकती है, डेथ से। अगर कोई प्रेसिडेंट की डेथ हो जाए तो उनके ऑफिस में वैकेंसी क्रिएट हो सकती है। इम्पीचमेंट या रिमूवल, मतलब अगर प्रेसिडेंट को हटा दिया जाता है तो उनकी पोस्ट खाली हो सकती है। जो इम्पीचमेंट जो वर्ड है इसका मतलब होता है रिमूवल, ठीक है। जो इम्पीचमेंट जो वर्ड है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में सिर्फ प्रेसिडेंट के रिमूवल के लिए यूज़ होता है, बाकी किसी के लिए यूज़ नहीं होता। अब ये 5 कारणों की वजह से प्रेसिडेंट के ऑफिस में वैकेंसी क्रिएट हो सकती है। अब इन 5 कारणों के अलावा भी कुछ कारण हो सकते हैं, जैसे इलेक्शन इज़ डिक्लेयर वर्ड या कोई अदर इशू, जैसे कि वो बीमार हैं या कुछ ऐसे हैं, ठीक है। अब हम देखते हैं कि कोई भी जो रेजिग्नेशन है, any resignation addressed to the vice president shall forthwith be communicated by him to the speaker of the Lok Sabha। जो हमारे वाइस प्रेसिडेंट हैं उनके पास अगर किसी भी प्रकार का रेजिग्नेशन आता है तो आते ही वो उस रेजिग्नेशन के बारे में स्पीकर ऑफ लोकसभा से बातचीत करेंगे या कंसल्ट करेंगे, ठीक है। हमने देख लिया कि प्रेसिडेंट के ऑफिस की टर्म क्या होती है, कि कौन कौन से कारणों की वजह से प्रेसिडेंट के ऑफिस वैकेंट हो सकता है, ठीक है। अब हम देखते हैं कि प्रेसिडेंट जो है, कोई अगर एक पर्सन जो है वो प्रेसिडेंट बन गया है और वो दोबारा कितनी बार प्रेसिडेंट बनने के लिए एलिजिबल है या एलिजिबल है भी या नहीं। तो हमारे इंडिया में एलिजिबिलिटी फॉर री इलेक्शन क्या है, इंडिया में एलिजिबिलिटी फॉर री इलेक्शन जो है अनलिमिटेड। अगर कोई एक पर्सन एक बार प्रेसिडेंट बन गया है तो वो अनलिमिटेड टाइम तक प्रेसिडेंट बन सकता है, उसके लिए कोई लिमिट नहीं है कि वो एक बार बन सकता है या 2 बार बन सकता है। ये जो एलिजिबिलिटी फॉर री इलेक्शन है ये हमारे आर्टिकल 57 के अंडर दी गई। अब जो यूएस और जो आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन है उनके अंदर ये नहीं है कि कोई भी अनलिमिटेड टाइम तक प्रेसिडेंट बन सकता, उनमें यही है कि सिर्फ 2 बार प्रेसिडेंट बन सकते हो, अब 2 बार के बाद में प्रेसिडेंट बनने के लिए एलिजिबल नहीं रहोगे, ठीक है। अब हम देखते हैं कि कुछ वैकेंसी जैसे रेजिग्नेशन से, डेथ से, इम्पीचमेंट से या किसी और कारण से अगर वैकेंसी होती है तो क्या किया जाता है या क्या होता है वैकेंसी होती है। जैसे अगर प्रेसिडेंट ने रिज़ाइन कर दिया या प्रेसिडेंट की डेथ हो गई या वो उनको हटा दिया गया है या किसी और कारण, जैसे उनके इलेक्शंस को वॉइड डिक्लेयर कर दिया गया है या फिर किसी भी और कारण से वो बीमार हैं, या इन 4 कारणों से अगर प्रेसिडेंट की जो पोस्ट है वो वैकेंट होती है या वैकेंसी क्रिएट होती है तो क्या किया जा सकता है। अब हम देखते हैं
कि इफ़ वैकेंसी अराइज ड्यू टू डेथ, इम्पीचमेंट, रेजिग्नेशन, अदरवाइज, ठीक है, अगर वैकेंसी क्रिएट होती है प्रेसिडेंट की पोस्ट के लिए कि अगर कोई भी प्रेसिडेंट जो करंट में है उनकी डेथ हो जाए या उनको हटा दिया जाए या वो खुद रिज़ाइन कर दे या किसी अदर कारण से उनके इलेक्शन वॉइड डिक्लेयर हो जाए या वो बीमार हो, अगर इन 4 कारणों से उनकी पोस्ट जो है वो वैकेंट होती है या एक वैकेंसी क्रिएट होती है प्रेसिडेंट पोस्ट के लिए, तो क्या किया जाता है? तो किया जाता है इन सभी कारणों से अगर वैकेंसी क्रिएट होती है तो हमारे वाइस जो प्रेसिडेंट है, वाइस प्रेसिडेंट को एज अ प्राइम मिनिस्टर वाइस प्रेसिडेंट को एज अ प्रेसिडेंट बना दिया जाता है। मतलब जो वाइस प्रेसिडेंट हैं वो प्रेसिडेंट के बिहाफ में काम करते हैं या प्रेसिडेंट का काम करते हैं, ठीक है, बट ओनली फॉर 6 मंथ। अगर ऐसी कोई सिचुएशन आ जाती है तो हमारे जो वाइस प्रेसिडेंट हैं वो प्रेसिडेंट एज अ प्रेसिडेंट काम करेंगे, लेकिन सिर्फ 6 महीनों के लिए। इन 6 महीनों के अंदर अंदर हमारी इलेक्शन कमीशन को प्रेसिडेंट के लिए इलेक्शन कंडक्ट करवाने होंगे। अगर ऐसा नहीं होता है तो हमारे जो वाइस प्रेसिडेंट है वो 6 महीनों से ज़्यादा वो नहीं कर सकते, 6 महीनों से ज़्यादा प्रेसिडेंट की पोस्ट पे नहीं रह सकते। अगर ऐसा होता है कि भाई प्रेसिडेंट की भी मौत हो गई है, ठीक है, उसके बाद जैसे वाइस प्रेसिडेंट को प्रेसिडेंट बनाया जाता है तो वाइस प्रेसिडेंट की भी डेथ हो गई, ठीक है, तो अगर वाइस प्रेसिडेंट की भी डेथ हो जाती है तो हम चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को प्रेसिडेंट बनाते हैं। अगर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का भी डेथ हो जाती है तो हम सीनियर मोस्ट जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट को प्रेसिडेंट बनाएंगे। मतलब ये है कि किसी भी हाल में जो प्रेसिडेंट है वो प्रेसिडेंट की पोस्ट खाली नहीं हो सकती, कोई भी एक खालीपन पैदा नहीं कर सकती। अब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में तो ये है कि अगर हमारा जो प्राइम मिनिस्टर है, प्रेसिडेंट है, हमारे जो प्रेसिडेंट हैं उनकी पोस्ट अगर वैकेंट हो जाती है तो वाइस प्रेसिडेंट को एज अ प्रेसिडेंट बना दिया जाता है, लेकिन 6 महीनों के लिए वो प्रेसिडेंट रहते हैं। इन 6 महीनों के अंदर अंदर इलेक्शन कमीशन को प्रेसिडेंट के लिए इलेक्शन करवाने पड़ते हैं। लेकिन यूएस में ऐसा नहीं है। यूएस में क्या है, यूएस में अगर किसी प्रेसिडेंट की मौत हो जाती है या उनकी डेथ हो जाती है तो वाइस प्रेसिडेंट को प्रेसिडेंट बनाया जाता है, और जो वाइस प्रेसिडेंट है वो जो बाकी टर्म बचा है प्रेसिडेंट का, उस बाकी पूरे टर्म के लिए प्रेसिडेंट रहते हैं, ठीक है। तो हम ये देखा है कि यूएस में ऐसा नहीं है। यूएस में क्या, वाइस प्रेसिडेंट एक्ट एज द प्रेसिडेंट देन ही शी बिकेम प्रेसिडेंट रिमेनिंग टेन्योर। अगर वाइस प्रेसिडेंट यूएसए में अगर वाइस प्रेसिडेंट को प्रेसिडेंट बनाया जाता है तो बाद में जो रिमेनिंग टर्म है प्रेसिडेंट का पूरा, वो तब तक के लिए प्रेसिडेंट रहते हैं। अब हम देखते हैं कि प्रेसिडेंट को इम्पीच कैसे किया जाता है, मतलब कि प्रेसिडेंट को हटाया कैसे जा सकता है। तो हम देखते हैं कि प्रेसिडेंट को इम्पीचमेंट यानी प्रेसिडेंट का इम्पीचमेंट कैसे किया जाता है। प्रेसिडेंट को हटाने के लिए किस ग्राउंड पे हटा सकते हैं, मतलब ऐसे कौन से बेसिस हैं जिनको देखकर हम बोल सकते हैं कि भाई इन्होंने ये कर दिया है तो हम इन्हें हटा रहे हैं। तो प्रेसिडेंट के इम्पीचमेंट के लिए ग्राउंड्स होते हैं वॉयलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अगर कोई प्रेसिडेंट कॉन्स्टिट्यूशन का वॉयलेशन करता है तो उन्हें हटाया जा सकता है, ठीक है। अब ये वॉयलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन जो है ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में डिफाइन नहीं किया गया। मतलब ऐसा कौन सा काम है जिसको करने पर हम बोल सकते हैं कि ये वॉयलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है, तो ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में डिफाइन नहीं किया गया। तो किन ग्राउंड्स पे हम प्रेसिडेंट को हटा सकते हैं? प्रेसिडेंट को हटाने के लिए वॉयलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के ग्राउंड्स होने चाहिए। अब प्रेसिडेंट को हटाने के लिए इतनी आसान तो कोई प्रोसेस होगी नहीं। तो प्रेसिडेंट को हटाने के लिए किस तरह से प्रोसेस होती है वो हम देखते हैं। चार्जेस इनिशिएटेड बाय आइदर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट, लोकसभा या राज्यसभा। मतलब प्रेसिडेंट को हटाने के लिए जो चार्ज जो इनिशिएट किए जाएंगे या इंट्रोड्यूस किए जाएंगे किसी भी हाउस के द्वारा इंट्रोड्यूस किए जा सकते हैं पार्लियामेंट, चाहे वो राज्यसभा हो, चाहे वो लोकसभा हो। किसी भी पार्लियामेंट के किसी भी हाउस के द्वारा वो इम्पीचमेंट के चार्जेस इनिशिएट किए जा सकते हैं, ठीक। चार्जेस शुड बी साइंड बाय 1/4 मेंबर्स ऑफ द हाउस। अगर किसी जैसे कि लोकसभा में चार्जेस इनिशिएट किए गए हैं तो लोकसभा के 1/4 जो मेंबर्स हैं उनको साइन करना पड़ेगा और फिर चार्जेस को इनिशिएट करना पड़ेगा। ऐसे नहीं है कि भाई किसी एक मेंबर का मन हुआ और उन्होंने बोल दिया कि भाई प्रेसिडेंट को हटाओ, मैं ये चार्ज इनिशिएट करता हूँ। नहीं, वो चार्ज इनिशिएट करने से पहले 1/4 मेंबर्स के सिग्नेचर चाहिएंगे, फिर ही आप चार्ज को इनिशिएट कर सकते हो, चाहे वो राज्यसभा हो चाहे वो लोकसभा हो। अब चार्जेस जब इनिशिएट हो गए उसके बाद में क्या किया जाता है, उसके बाद में 14 डे नोटिस शुड बी गिवन टू द प्रेसिडेंट को 14 डेज़ का नोटिस दिया जाता है, ठीक है। एंड रिजोल्यूशन इज़ पास्ड बाय ए मेजोरिटी ऑफ 2/3 ऑफ द टोटल मेंबरशिप ऑफ दैट हाउस, ठीक है। अब
जो चार्जेस हैं वो 1/4 लोगों ने तो साइन कर दिया और इनिशिएट कर दिया। उसके बाद में जिस भी हाउस में जो चार्जेस प्रेसिडेंट के इम्पीचमेंट के लिए इनिशिएट किए गए हैं, उस हाउस को मेजॉरिटी, स्पेशल मेजॉरिटी के साथ में वो रिजोल्यूशन पास करना पड़ेगा। जैसे ही वो रिजोल्यूशन, वो एक हाउस जिसमें चार्जेस इनिशिएट हुए हैं पास कर देता है, तो उस रिजोल्यूशन को अनदर हाउस में भेजा जाएगा। मतलब अगर लोकसभा ने पास करा है तो राज्यसभा में भेजा जाएगा, अगर राज्यसभा ने पास करा है तो लोकसभा में भेजा जाएगा। अब जैसे मान लो, हम मान लेते कि लोकसभा में ये चार्जेस इनिशिएट हुए हैं और अब उसने पास कर दिया। अब हम इस चार्जेस को राज्यसभा में भेजेंगे। राज्यसभा में भेजने के बाद राज्यसभा क्या करेगी? राज्यसभा पहले इन्वेस्टिगेट द चार्जेस, पहले उन चार्जेस को इन्वेस्टिगेट करेगी कि जो चार्जेस हमारे प्रेसिडेंट पे लगे हैं वो सही हैं भी या नहीं। ठीक है, तो यहाँ जो प्रेसिडेंट है, यहाँ जो राज्यसभा है, वो उन प्रेसिडेंट पे लगे चार्जेस को इन्वेस्टिगेट करेगी। अब जो अनदर हाउस है वो उन चार्जेस को इन्वेस्टिगेट करेगी और मान लो जो दूसरा हाउस है उसने भी प्रेसिडेंट को गिल्टी पाया कि हाँ, प्रेसिडेंट ने कॉन्स्टिट्यूशन का वायलेशन किया है। उसके बाद जो अनदर जो हाउस है वो भी उस रिजोल्यूशन को स्पेशल मेजॉरिटी यानी 2/3 ऑफ द मेजॉरिटी ऑफ टोटल मेंबरशिप ऑफ द हाउस को पास कर देगा। उस रेजोल्यूशन को स्पेशल मेजॉरिटी के साथ पास कर देगा और फिर प्रेसिडेंट को रिमूव किया जाएगा। अब हम देखते हैं कि जो इम्पीचमेंट की प्रोसेस है, प्रेसिडेंट को जो इम्पीचमेंट करने की जो प्रोसेस है वो क्वासी जुडिशियल प्रोसीजर है। क्यों क्वासी जुडिशियल प्रोसीजर क्यों है? क्योंकि उसमें राज्यसभा सिर्फ एक चार्जेस को ही पास नहीं करती, एक रिजोल्यूशन को ही पास नहीं करती, बल्कि वो उसके लिए इन्वेस्टिगेट भी करती है कि वो चार्जेस सही हैं या नहीं हैं। अब जो इम्पीचमेंट की जो प्रोसेस है उसके अंदर कौन कौन पार्टिसिपेट कर सकता है या कौन कौन वोट कर सकता है? ठीक है, जो नॉमिनेटेड मेंबर्स हैं, ठीक है, देखते हैं। किसी भी हाउस ऑफ द पार्लियामेंट के जो भी नॉमिनेटेड मेंबर्स हैं वो पार्टिसिपेट इन इम्पीचमेंट प्रोसेस। नॉमिनेटेड मेंबर इम्पीचमेंट प्रोसेस में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, लेकिन हमने देखा था कि नॉमिनेटेड मेंबर हैं वो इलेक्शन में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। इलेक्टेड मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली है, इलेक्टेड मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ स्टेट्स एंड दिल्ली एंड पुडुचेरी। मतलब इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ किसी भी स्टेट की लेजिस्लेटिव असेंबली के इलेक्टेड मेंबर्स और दिल्ली एंड पुडुचेरी के इलेक्टेड मेंबर्स या नॉमिनेटेड मेंबर्स पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। जबकि हमने देखा है कि इनके इलेक्टेड मेंबर्स जो हैं वो इलेक्शन के टाइम पे पार्टिसिपेट कर सकते हैं, लेकिन इम्पीचमेंट के टाइम पे पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। अब हम इसको शॉर्ट फॉर्म में देखते हैं कि इम्पीचमेंट की क्या प्रोसेस है। शॉर्ट फॉर्म में हम देखते हैं, जैसे हमने देखा कि जो इम्पीचमेंट के जो चार्जेस हैं वो अगर राज्यसभा में इनिशिएट होते हैं या लोकसभा में इनिशिएट होते हैं, किसी भी एक सभा में इनिशिएट हो सकते हैं हमारी पार्लियामेंट के। ठीक है, अगर राज्यसभा में इनिशिएट होते हैं तो उनको लोकसभा के पास भेजा जाएगा, अगर लोकसभा में इनिशिएट होता है तो फिर राज्यसभा के पास भेजा जाएगा। किसी भी एक हाउस में इनिशिएट कर सकते हैं। ठीक है, इंट्रोड्यूस चार्जेस इनिशिएटेड, मतलब किसी भी एक हाउस में चार्जेस इनिशिएट किए जा सकते हैं। वो चार्जेस इनिशिएट कैसे होंगे? सबसे पहले 1/4 मेंबर साइन, मतलब अगर राज्यसभा में इनिशिएट कर रहे हैं तो इसके मेंबर्स में से 1/4 जो मेंबर्स हैं वो साइन करेंगे कि हाँ, हम ये चार्जेस इनिशिएट कर रहे हैं, तब भी वो चार्जेस इसमें इंट्रोड्यूस किए जाएंगे। ऐसा ही सेम लोकसभा में होगा। उसके बाद में क्या किया जाएगा? साइन तो कर दिए सबने, उसके बाद में क्या करेंगे कि ये तो इंट्रोड्यूस किया, उसके बाद में उस पर वोटिंग होगी। उसके बाद में उस जो रिजोल्यूशन बनाया है, चार्जेस इंट्रोड्यूस किए, उसको स्पेशल मेजॉरिटी, मतलब 2/3 ऑफ द मेजॉरिटी ऑफ द टोटल मेंबरशिप ऑफ दैट हाउस अगर उसको पास कर देता है तो वो रिजोल्यूशन पास माना जाएगा। और 14 डे ऑफ नोटिस टू द प्रेसिडेंट, 14 डे का नोटिस हमारे प्रेसिडेंट को दिया जाएगा। उससे पहले हमारे प्रेसिडेंट को 14 डे का नोटिस दिया जाएगा। मतलब क्या है कि किसी भी हम सभा में जो है प्रेसिडेंट के इम्पीचमेंट के चार्जेस को इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, लेकिन 1/4 ऑफ द मेंबर को साइन करके फिर ही चार्जेस इंट्रोड्यूस किए जाएंगे। उसके बाद में स्पेशल मेजॉरिटी से उस रिजोल्यूशन को पास किया जाएगा। अगर वो रिजोल्यूशन स्पेशल मेजॉरिटी से पास हो जाता है तो उसको नेक्स्ट हाउस में भेजा जाएगा। अगर राज्यसभा में इंट्रोड्यूस हुआ है तो लोकसभा में भेज देंगे, अगर लोकसभा में इंट्रोड्यूस हुआ है तो राज्यसभा में भेज देंगे। फिर जो राज्यसभा और लोकसभा जिसमें भी पहले इंट्रोड्यूस हुआ और दोबारा भेजा, वो उन चार्जेस को इन्वेस्टिगेट करेगी। इन्होंने इन्वेस्टिगेट किया, इन्होंने फाउंड, मतलब इन्होंने पता लगाया, इन्वेस्टिगेट करा और इन्हें पता चला कि जो चार्जेस इनिशिएट हुए हैं, इंट्रोड्यूस हुए हैं, वो सही है। देन वो अपने जो रिजोल्यूशन है उसको 2/3 मेजॉरिटी इन द सेंस स्पेशल मेजॉरिटी से पास कर देंगे और प्रेसिडेंट को
रिमूव कर देंगे, ठीक है। तो ये है हमारे प्रेसिडेंट की इम्पीचमेंट प्रोसेस, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि प्रेसिडेंट की पावर्स क्या क्या होती हैं। पावर्स में हम देखेंगे एग्जीक्यूटिव पावर्स देखेंगे, लेजिस्लेटिव पावर्स देखेंगे, जुडिशरी पावर देखेंगे, फाइनेंशियल पावर देखेंगे, इमरजेंसी पावर्स देखेंगे, मिलिट्री, डिप्लोमेटिक, सारी पावर्स हम वन बाय वन देखेंगे। सबसे पहले देखते हैं हम प्रेसिडेंट की जो एग्जीक्यूटिव पावर होती है वो क्या होती है। जैसे एग्जीक्यूटिव एक्शन टेकिंग इन हिज नेम, ठीक है। कोई भी जो एग्जीक्यूटिव का एक्शन होता है वो प्रेसिडेंट के नाम पे लिया जाता है कि हमारे प्रेसिडेंट ने भाई ऐसा ऐसा कहा है। कोई भी जो भी एग्जीक्यूटिव एक्शन है वो प्रेसिडेंट के नाम में लिया जाता है। अपॉइंटमेंट ऑफ पीएम एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, ठीक है। जो प्रेसिडेंट है वो प्राइम मिनिस्टर की अपॉइंटमेंट करते हैं और उनके एडवाइस पे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का अपॉइंटमेंट करते हैं। और इनका जो टर्म है प्राइम मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का, ये प्रेसिडेंट के प्लेजर पे होता है, ठीक है। प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट, ओके। हमारे प्रेसिडेंट क्या करते हैं और प्रेसिडेंट की एग्जीक्यूटिव पावर क्या होती है। जो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया होते हैं उनका अपॉइंटमेंट भी हमारे प्रेसिडेंट करते हैं और उनकी भी जो टर्म होती है वो प्रेसिडेंट के प्लेजर पे डिपेंड होती है। सीएजी कंप्यूटर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, इसका अपॉइंटमेंट भी प्रेसिडेंट के द्वारा ही किया जाता है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर, द चेयरमैन एंड द मेंबर ऑफ द यूपीएससी, इन सभी का अपॉइंटमेंट भी प्रेसिडेंट ही करते हैं, ठीक है। गवर्नर्स का अपॉइंटमेंट प्रेसिडेंट करते हैं। चेयरमैन ऑफ फाइनेंस कमीशन, इनका अपॉइंटमेंट भी प्रेसिडेंट ही करते हैं, ठीक है। प्रेसिडेंट कैन अपॉइंट, प्रेसिडेंट जो है कमीशन टू इन्वेस्टिगेट कंडीशन ऑफ एससीज, एसटीज एंड ओबीसी, एससीज, एसटीज एंड ओबीसीज की कंडीशन को इन्वेस्टिगेट करने के लिए कमीशन को अपॉइंट कर सकते हैं। इंटर स्टेट काउंसिल को अपॉइंट कर सकते हैं, ठीक है। जो प्रेसिडेंट है वो यूनियन टेरिटरी को डायरेक्टली एडमिनिस्टर कर सकते हैं और वो एडमिनिस्टर करने के लिए वो एक एडमिनिस्ट्रेटर को अपॉइंट कर सकते हैं, ठीक है। प्रेसिडेंट यूनियन टेरिटरी को डायरेक्टली एडमिनिस्टर करने के लिए किसी भी एडमिनिस्ट्रेटर को अपॉइंट कर सकते हैं, ठीक है। प्रेसिडेंट जो है किसी भी एरिया को, शेड्यूल्ड एरिया और शेड्यूल्ड ट्राइबल एरिया, ये एसटी है, शेड्यूल्ड ट्राइबल एरिया है एसटी का मतलब, किसी भी एरिया को शेड्यूल्ड एरिया घोषित कर सकते हैं और शेड्यूल्ड ट्राइबल एरिया घोषित कर सकते हैं। सेकंड हम देखते हैं कि लेजिस्लेटिव पावर्स क्या होती हैं हमारे प्रेसिडेंट की। लेजिस्लेटिव पावर होती है कि हमारे जो प्रेसिडेंट हैं वो पार्लियामेंट को सम्मन एंड प्रोरोग कर सकते हैं। लेजिस्लेटिव नहीं, लोकसभा को डिसॉल्व कर सकते हैं और किसी पार्लियामेंट के दोनों हाउसेस को जॉइंट सिटिंग के लिए बुला सकते हैं। सम्मन यानी बुला सकते हैं, प्रोरोग यानी स्थगित कर सकते हैं, ठीक है। जो हमारे प्रेसिडेंट हैं वो जॉइंट सिटिंग के लिए बुला सकते हैं, सम्मन एंड प्रोरोग द पार्लियामेंट को प्रोरोग और सम्मन कर सकते हैं, लोकसभा को डिसॉल्व कर सकते हैं। प्रेसिडेंट जो है जब भी जनरल इलेक्शन होते हैं उनका पार्लियामेंट का जो फर्स्ट सेशन होता है उसको प्रेसिडेंट ही एड्रेस करते हैं, ठीक है। राज्यसभा में 12 मेंबर्स, हमने देखा है कि राज्यसभा में 12 मेंबर्स नॉमिनेटेड भी होते हैं, तो उन 12 मेंबर्स को नॉमिनेट करने का काम होता है प्रेसिडेंट, तो उन 12 मेंबर्स को प्रेसिडेंट नॉमिनेट करते हैं, ठीक है। सेंड मैसेजेस टू हाउस ऑफ द पार्लियामेंट विद रेस्पेक्ट टू बिल पेंडिंग और अदरवाइज, प्रेसिडेंट जो है पार्लियामेंट की किसी भी हाउस को कोई भी अगर बिल पेंडिंग है तो उसके लिए मैसेजेस भेज सकते हैं या किसी और कारण से मैसेजेस भेज सकते हैं। अपॉइंट मेंबर एज प्रेजाइडिंग ऑफिसर व्हेन जॉइंट सिटिंग, अगर जॉइंट सिटिंग चल रही हो, अगर जॉइंट सिटिंग प्रेसिडेंट ने बुलाई हो, समन की हो और उस वक्त स्पीकर ऑफ द लोकसभा प्रेजेंट ना हो या उनकी जो सीट है वो वैकेंट हो, तो प्रेसिडेंट किसी मेंबर को अपॉइंट कर सकते हैं कि वो जॉइंट सिटिंग को प्रिसाइड करें, ठीक है। कुछ ऐसे सर्टेन बिल्स होते हैं जिनको इंट्रोड्यूस करने से पहले हमें प्रेसिडेंट की प्रायर रिकमेंडेशन की ज़रूरत होती है। जैसे कि एक्सपेंडिचर फ्रॉम कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, अगर इससे रिलेटेड कोई बिल इंट्रोड्यूस करना है पार्लियामेंट में तो उसके लिए हमें प्रेसिडेंट की प्रायर रिकमेंडेशन की ज़रूरत पड़ेगी। अल्ट्रेशन ऑफ बाउंड्रीज ऑफ स्टेट और क्रिएशन ऑफ न्यू स्टेट, अगर किसी भी स्टेट की बाउंड्री में अल्टर करना है या किसी नए स्टेट को बनाना था, उसके बिल के इंट्रोडक्शन के लिए भी प्रेसिडेंट की प्रायर रिकमेंडेशन की ज़रूरत होगी। अब हम देखते हैं कि कोई बिल है जिसको लोकसभा और राज्यसभा ने पास कर दिया, वो बिल को जब पास हो जाता है वो पार्लियामेंट से, तो उसको प्रेसिडेंट के पास भेजा जाता है उनके एसेंट के लिए। तो प्रेसिडेंट के पास 3 चॉइसेस होती हैं कि वो क्या कर सकें, या तो वो उस बिल को हाँ कर दे कि हाँ एसेंट दे दे, या वो उस बिल को विदहोल्ड करके अपने पास रखें, ठीक है। थर्ड होता है कि वो बिल को रिटर्न कर सकते हैं, ठीक है। वो सभी बिल को रिटर्न कर सकते हैं इफ़
मनी बिल हो, अगर वो मनी बिल के अलावा कोई बिल होते हैं तो वो रिटर्न कर सकते प्रेसिडेंट। अगर वो बिल मनी बिल होता है तो वो प्रेसिडेंट रिटर्न नहीं कर सकते, ठीक है। रिटर्न कर सकते हैं कि रिकन्सिडरेशन के लिए कि भाई रिटर्न कर दिया, आप इसमें देख लीजिए, दोबारा कुछ चेक कर लीजिए अगर कोई गलती वलती ना हो, ठीक है। लेकिन अगर पार्लियामेंट उसी बिल को दोबारा से प्रेसिडेंट के पास भेजे, चाहे वो अमेंडमेंट करके भेजे या विदाउट अमेंडमेंट भेजे, तो प्रेसिडेंट के ऊपर वो बाइंड होता है कि वो उस बिल को एसेंट दे ही दें, मतलब वो उस बिल को साइन करें ही करें, ठीक है। प्रेसिडेंट जो होते हैं उनके पास 3 चॉइसेस होती हैं, अगर कोई बिल उनके पास आता है या तो उसको एसेंट दे दें या उसे अपने पास रखें। थर्ड, अगर वो मनी बिल नहीं है तो उसे वो रिकन्सिडरेशन के लिए वापस भेज सकते हैं, लेकिन वो रिकन्सिडरेशन के लिए सिर्फ एक बार भेज सकते हैं। अगर दोबारा वही बिल उनके पास अमेंडमेंट के साथ या बिना अमेंडमेंट के पास आता है तो उन्हें उसे एसेंट देना ही पड़ता है। ऐसे ही बिल के लिए हमारे प्रेसिडेंट के पास और पावर्स हैं, जैसे अगर कोई बिल, जो गवर्नर है, हमारे स्टेट के जो गवर्नर्स होते हैं, वो भी कोई भी बिल जो होता है वो प्रेसिडेंट के लिए रिज़र्व करके रख सकते हैं। अगर ऐसा कोई बिल गवर्नर ने प्रेसिडेंट के लिए रिज़र्व करके रखा है स्टेट लेजिस्लेचर से, तो प्रेसिडेंट के पास 3 ऑप्शन होते हैं कि या तो वो उसे अपना एसेंट दे दे या उसे विदहोल्ड करके रखे अगर वो मनी बिल नहीं है तो, ठीक है, और डायरेक्ट टू रिटर्न, ठीक है, और या फिर गवर्नर को कहे कि इस बिल को रिटर्न करो और लेजिस्लेचर को बोलो इसको रिकन्सिडर करें। अगर वो मनी बिल नहीं है तो, अगर वो मनी बिल होगा तो प्रेसिडेंट उसे रिटर्न नहीं कर सकते, प्रेसिडेंट भी रिटर्न नहीं कर सकते चाहे वो मनी बिल स्टेट लेजिस्लेचर से संबंधित ही क्यों ना हो। अगर स्टेट लेजिस्लेचर उस बिल को दोबारा पास करती है अमेंडमेंट या बिना अमेंडमेंट, तो इस बार प्रेसिडेंट को कोई बाध्य नहीं है कि वो उस बिल को अपना एसेंट दें ही या ना दें, वो उसे दोबारा वापस भेज सकते हैं। लेकिन प्रेसिडेंट को ऑब्लिगेटरी होता है, अगर पार्लियामेंट वो पास किया हुआ बिल, रिकन्सिडर्ड बिल को दोबारा भेज देती है, तो वहाँ प्रेसिडेंट पे ऑब्लिगेटरी होता है कि वो उस बिल को एसेंट दे ही दें। प्रेसिडेंट की एक और लेजिस्लेटिव पावर है कि वो ऑर्डिनेंस को प्रोमोलुगेट कर सकते हैं, ठीक है। ऑर्डिनेंस क्या होता है कि ऑर्डिनेंस भी एक तरह का बिल ही होता है। जैसे बिल को तो हम कैसे इंट्रोड्यूस करते हैं, जब हमारा पार्लियामेंट सेशन में होता है, लोकसभा और राज्यसभा सेशन में होता है, ठीक है। लेकिन ऑर्डिनेंस को हम जब पार्लियामेंट सेशन में होता है उस वक्त ऑर्डिनेंस को इंट्रोड्यूस नहीं किया जा सकता। ऑर्डिनेंस को तब के लिए बनाया गया जब पार्लियामेंट सेशन में नहीं होता, पार्लियामेंट की छुट्टियां चल रही हों और किसी कारण से कोई ऐसी इमरजेंसी आ गई हो जिसके ऊपर लॉ बनाना या जिस पे बातचीत करना बहुत ज़रूरी है, तो उस वक्त प्रेसिडेंट ऑर्डिनेंस को प्रोमोलोगेट कर सकते हैं। ऑर्डिनेंस प्रोमोलोगेट करने की पावर हमारे प्रेसिडेंट के पास भी होती है और गवर्नर के पास भी होती है, ठीक है। जब प्रेसिडेंट जो है वो ऑर्डिनेंस को पास करते हैं तो मस्ट बी अप्रूव्ड बाय पार्लियामेंट विद इन 6 वीक फ्रॉम इट्स रीअसेंबली। जब प्रेसिडेंट ऑर्डिनेंस को प्रोमोलोगेट करते हैं तो उस ऑर्डिनेंस को हमारे पार्लियामेंट के द्वारा 6 वीक्स के अंदर अप्रूव करना पड़ता है। पार्लियामेंट को 6 वीक्स के अंदर अप्रूव करना पड़ता है जब रीअसेंबली हो जाती है। मान लो दोनों हाउसेज हैं पार्लियामेंट के, वो अलग अलग डेट पे रीअसेंबल हो रहे हैं, तो जो लास्ट जो रीअसेंबल होगा, सेकंड जो हाउस जब रीअसेंबल होगा, उस डेट से लेके 6 वीक्स तक का टाइम दिया जाता है। प्रेसिडेंट जो है ऑर्डिनेंस को किसी भी वक्त विड्रॉ कर सकते हैं। हम प्रेसिडेंट की ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर को देख रहे हैं, ठीक है। तो प्रेसिडेंट के पास जो ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर है वो अंडर आर्टिकल 123 के अंडर आती है। प्रेसिडेंट के पास जो ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर है वो आर्टिकल 123 के अंदर आती है। मतलब प्रेसिडेंट किसी भी ऑर्डिनेंस को प्रोमोलोगेट कर सकते हैं ऑन द एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, ठीक है। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के एडवाइस पे वो ऑर्डिनेंस को पास कर सकते हैं। कैन पास आइदर वन और बोथ द हाउसेस पार्लियामेंट आर इन नॉट इन सेशन। वो कभी भी पास कर सकते हैं, कब, जब या तो दोनों ही हाउस सेशन में ना हो पार्लियामेंट के, या कोई एक हाउस सेशन में ना हो, क्योंकि लॉ तो एक हाउस के पास करने पे नहीं बनाया जा सकता। ऑर्डिनेंस जो होता है इनका जो टेम्परेरी नेचर के होते हैं, ये परमानेंट नहीं होते, ठीक है। प्रेसिडेंट ऑर्डिनेंस पास कर सकते हैं या प्रोमोलोगेट कर सकते हैं ओनली ऑन दो ऑल सब्जेक्ट्स ऑन विच पार्लियामेंट हैज़ पावर टू लेजिस्लेट या मेक लॉ। मतलब
प्रेसिडेंट जो हैं उन्हीं सब्जेक्ट्स पे ऑर्डिनेंस पास कर सकते हैं जिस पर पार्लियामेंट के पास पावर है कि वो लॉ बना सकता है। जैसे कि यूनियन लिस्ट में जो भी सब्जेक्ट्स हैं या कॉन्करेंट लिस्ट में जो भी सब्जेक्ट्स हैं उन सब्जेक्ट्स पे ही प्रेसिडेंट जो है ऑर्डिनेंस पास कर सकते हैं। अब प्रेसिडेंट ने ऑर्डिनेंस पास कर दिया 6 वीक्स के अंदर, ठीक है, जब पार्लियामेंट वापस रीअसेंबल होगा उसके 6 वीक्स के अंदर अंदर पार्लियामेंट को वो ऑर्डिनेंस पास करना पड़ेगा, ठीक है। मैक्सिमम वैलिडिटी ऑफ ऑर्डिनेंस होती है 7.5 मंथ, क्योंकि 6 वीक्स होता है और ज़्यादा से ज़्यादा जो 2 सेशन के बीच का गैप है वो 6 मंथ हो सकता है। अब हम देखते हैं कि ऑर्डिनेंस से रिलेटेड क्या क्या इशू हैं। पहला एक केस आया था कोपर केस 1970। इसमें क्या बोला गया है, प्रेसिडेंट प्रोमोलोगेट एंड ऑर्डिनेंस ओनली ऑन एडवाइस ऑफ काउंसिल एंड मिनिस्टर। इस जो केस था 1970 इसमें बोला गया कि प्रेसिडेंट ऑर्डिनेंस को तभी प्रोमोलोगेट कर सकता है ओनली ऑन एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की एडवाइस पे ही जो प्रेसिडेंट है वो ऑर्डिनेंस को प्रोमोलोगेट कर सकता है। नेक्स्ट हम देखते हैं A.K. रॉय वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1982। इसमें क्या बोलते हैं सुप्रीम कोर्ट, इसमें बोलते हैं कि इस पे जुडिशियल रिव्यू की बात बोली गई है कि अगर कोई ऑर्डिनेंस जो है वो अगर मेलाफाइड है तो उसके ऊपर जुडिशियल रिव्यू को लागू होगा, कि अगर कोई ऑर्डिनेंस है वो गलत तरीके से पेश किया गया या गलत उसमें कोई चीज़ें हैं तो उसके लिए जुडिशियल रिव्यू एप्लीकेबल होगा। इसमें ये भी बोला गया है कि प्रेसिडेंट कैन प्रोरोगेट आइदर ऑफ एनी हाउस और टू प्रोमोलोगेट ऑर्डिनेंस, मतलब कि प्रेसिडेंट किसी भी एक हाउस को प्रोरोग कर सकता है ऑर्डिनेंस को प्रोमोलोगेट करने के लिए। और हमारे सुप्रीम कोर्ट ने इसी केस में बोला है कि ये जो प्रोरोगेशन है किसी भी हाउस का प्रेसिडेंट के द्वारा ये कॉन्स्टिट्यूशनल है, ठीक है। Ordinance shall be replaced by an act passed within 6 weeks of reassemblyship of the house without which the law shall cease to operate। जो ऑर्डिनेंस है वो एक एक्ट का रूप ले सकता है अगर उसे 6 वीक्स के अंदर अंदर पास कर दिया जाए। जो हमारे हाउसेज हैं पार्लियामेंट के अगर वो रीअसेंबल हो जाएं उसके 6 वीक के अंदर अंदर अगर ऑर्डिनेंस को पास कर दिया जाता है तो वो एक एक्ट बन जाता है, वो बाकी लीगल एक्ट्स की तरह ही काम करता है, ठीक है। प्रेसिडेंट कैन रीप्रोमोलोगेट द ऑर्डिनेंस एनी नंबर ऑफ टाइम। हमारे जो प्रेसिडेंट हैं, प्रेसिडेंट कैन रीप्रोमोलोगेट द ऑर्डिनेंस एनी नंबर ऑफ टाइम। प्रेसिडेंट जो हैं ऑर्डिनेंस को कितने भी टाइम प्रोमोलोगेट कर सकते हैं। अब हम देखते हैं नेक्स्ट पावर ऑफ द प्रेसिडेंट। थर्ड पावर है डिप्लोमेटिक पावर, पावर रिलेटेड टू डिप्लोमेट्स। जो डिप्लोमेट से रिलेटेड पावर होती है वो भी हमारे प्रेसिडेंट के पास होती है। मिलिट्री पावर है फोर्थ। मिलिट्री पावर में क्या है, सुप्रीम कमांडर ऑफ द डिफेंस फोर्सेस। जो हमारे प्रेसिडेंट होते हैं वो सुप्रीम कमांडर ऑफ द डिफेंस फोर्सेस के सुप्रीम कमांडर होते हैं। तो उसी पोस्ट के अकॉर्डिंग जो हमारे प्रेसिडेंट हैं वो अपॉइंट कर सकते हैं चीफ्स ऑफ द आर्मी, नेवी एंड एयरफोर्स की चीफ्स को अपॉइंट कर सकते हैं। एमरजेंसी पावर्स भी होती है हमारे प्रेसिडेंट के पास। ये एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर है जो हमारे प्रेसिडेंट के पास है। और ये एमरजेंसी 3 तरह की जो एमरजेंसी होती है उनसे रिलेटेड पावर हमारे प्रेसिडेंट के पास है। जैसे कि नेशनल एमरजेंसी होती है जो कि आर्टिकल 352 में दी गई। प्रेसिडेंट्स रूल होता है जो कि आर्टिकल 356 टू 365 में दिया गया। एंड थर्ड जो एमरजेंसी होती है वो होती है फाइनेंशियल एमरजेंसी जो आर्टिकल 360 के अंदर दी गई है। 6 जो पावर होती है हमारे प्रेसिडेंट के पास वो होती है फाइनेंशियल पावर, ठीक है। अब फाइनेंशियल पावर होती है हमारे प्रेसिडेंट के पास, क्या पावर होती है कि मनी बिल इंट्रोड्यूस बाय प्रायर रिकमेंडेशन। जो मनी बिल है जो हमारी लोकसभा में इंट्रोड्यूस होता है वो बिना प्रेसिडेंट की प्रायर रिकमेंडेशन के इंट्रोड्यूस नहीं किया जा सकता, ठीक है। प्रेसिडेंट के पास ये पावर होती है कि वो पार्लियामेंट में द एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट को प्रेजेंट करे, मतलब हमारे यूनियन बजट को। हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें यूनियन बजट नहीं दिया हुआ, उसके अंदर दिया हुआ है द एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ठीक है। तो हमारे प्रेसिडेंट के पास ये पावर होती है कि वो पार्लियामेंट के सामने यूनियन बजट को पेश करे, ठीक है। टेक एडवांसेस फ्रॉम द कंटीजेंसी फंड ऑफ इंडिया, ठीक है। जो फाइनेंशियल पावर होती है हमारे प्रेसिडेंट की वो हमारे प्रेसिडेंट जो कंटीजेंसी फंड ऑफ इंडिया है उसमें से एडवांसेस ले सकते हैं, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूट ए फाइनेंस कमीशन आफ्टर एवरी 5 ईयर। प्रेसिडेंट के पास ये पावर होती है कि वो हर 5 साल के बाद एक फाइनेंस कमीशन को कॉन्स्टिट्यूट करें, ठीक है। नो डिमांड फॉर ग्रांट्स कैन बी मेड एक्सेप्ट ऑन हिज रिकमेंडेशन। कोई भी उनके रिकमेंडेशन के बिना कोई भी ग्रांट्स के लिए जो डिमांड है वो पूरी नहीं की जा सकती। जुडिशियल पावर ऑफ आवर प्रेसिडेंट, ठीक है। जुडिशियल पावर्स क्या है वो हम देखते हैं। जुडिशियल पावर में क्या आता है, अपॉइंट द चीफ जस्टिस जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट। जो हमारे प्रेसिडेंट हैं वो चीफ जस्टिस को और जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट को
अपॉइंट करते हैं, ठीक। सीक एडवाइस फ्रॉम सुप्रीम कोर्ट, जो प्रेसिडेंट हैं वो कभी भी सुप्रीम कोर्ट से एडवाइस ले सकते हैं, ठीक है। जब वो एडवाइस तो ले सकते हैं हमारे प्रेसिडेंट सुप्रीम कोर्ट से, लेकिन जो एडवाइस सुप्रीम कोर्ट जो एडवाइस देगा वो हमारे प्रेसिडेंट पे बाइंड नहीं होगी, चाहे तो वो उस एडवाइस को माने या ना माने, ठीक है। हमारे जो प्रेसिडेंट हैं उनके पास पावर होती है पार्डन की, रिप्राइव, रेस्पाइट, रिमिशन ऑफ द पनिशमेंट, सस्पेंड, रिमिट और कम्यूट द सेंटेंसेस ऑफ एनी पर्सन कन्विक्टेड ऑफ एनी ऑफेंस। मतलब हमारे प्रेसिडेंट के पास ये पावर होती है कि वो किसी भी पर्सन को, अगर वो किसी ऑफेंस में कन्विक्ट हुआ है या उसको दोषी पाया गया है, तो उसको पार्डन कर सकते हैं, रिप्राइव कर सकते हैं, रेस्पाइट, रिमिट ऑफ पनिशमेंट, ये सारी जो चीज़ें दी गई हैं ये सभी उसको दे सकते हैं। ये अभी हम 1 बाय 1 करके देखेंगे कि पार्डन क्या होता है, रिप्राइव क्या होता है, या मतलब पार्डन मतलब माफ़ कर सकते हैं, माफ़ करने की पावर उनके पास कितनी पावर है, ठीक है। लेकिन कौन से दोष में उनको माफ़ कर सकते हैं? ऑल केसेस रिलेटेड टू कोर्ट मार्शल, मतलब मिलिट्री लॉ से अगर कोर्ट मार्शल के थ्रू अगर वो जो भी पर्सन है वो दोषी पाया गया तो उससे रिलेटेड उसे पार्डन कर सकते हैं, ठीक है। ऑल केसेस अगेंस्ट यूनियन लॉ, अगर यूनियन लॉ के खिलाफ वो दोषी पाया गया है तो भी उसे माफ़ कर सकते हैं। सेंटेंस टू डेथ, अगर उसे डेथ की सेंटेंस मिली है उसमें भी हमारे जो प्रेसिडेंट हैं वो पार्डन दे सकते हैं। अब हम देखते हैं कि पार्डनिंग पावर ऑफ द प्रेसिडेंट क्या होती है। जैसे कि प्रेसिडेंट के पास जुडिशियल पावर होती है कि वो पार्डन कर सकते हैं, रिप्राइव कर सकते हैं। तो हम देखते हैं कि पार्डनिंग पावर मतलब माफ़ करने की क्या क्या पावर है हमारे प्रेसिडेंट के पास, कि वो माफ़ कर सकते हैं, किस किस तरह से माफ़ कर सकते हैं, ठीक है। अब ये जो पार्डनिंग पावर है ये आर्टिकल 72 के अंडर हमारे प्रेसिडेंट को मिली है। आर्टिकल 72 के अंदर हमारे प्रेसिडेंट के पास पार्डनिंग पावर है, ठीक है। 3 केसेस में वो पार्डन कर सकते हैं, किस किस में? अगर यूनियन लॉ के खिलाफ कोई दोषी है, मिलिट्री लॉ यानी कोर्ट मार्शल के खिलाफ कोई दोषी है, या जिसको डेथ ऑफ सेंटेंस मिली है। अब हम 1 बाय 1 देखते हैं कि पार्डन क्या होता है, कम्यूटेशन क्या होता है, रिप्राइव क्या होता है, रेस्पाइट क्या होता है। सबसे पहला है पार्डन होता है रिमूव बोथ द सेंटेंस एंड कन्विक्शन। मतलब अगर कोई पर्सन ने कोई क्राइम किया है और उसके ऊपर वो दोषी पाया गया है तो वो प्रेसिडेंट के पास ये पावर है कि प्रेसिडेंट उसकी सेंटेंस, उसकी जो सज़ा है उसको, और उसने जो भी दोष उस पर सभी को माफ़ कर सकते हैं, सारे डिस्क्वालिफिकेशंस को माफ़ कर सकते हैं। कम्यूटेशन ये है कि किसी पर्सन को दोषी पाया गया है और उसको एक सज़ा मिली है, ठीक है। उसको जैसे 7 साल की सज़ा मिली है, 7 साल की रिग्रेस इम्प्रिजमेंट मिली है, मतलब बहुत ही कठोर सज़ा उसको मिली है, तो हमारे प्रेसिडेंट क्या करेंगे, उसकी सज़ा को रिग्रेस इम्प्रिजमेंट के बजाय उसे थोड़ी कम कठोर सज़ा के लिए बोल देंगे। मतलब उसका टाइम चेंज नहीं करेंगे। 7 साल की सज़ा है मतलब उसे 7 साल की ही सज़ा मिलेगी, लेकिन बहुत कठोर से थोड़ी कम कठोर सज़ा मिलेगी। नेक्स्ट है रिमिशन क्या होता है? रिड्यूसिंग द पीरियड ऑफ सेंटेंस विदाउट चेंजिंग इट्स कैरेक्टर। मतलब जो 7 साल की जो वो है रिग्रेस इम्प्रिजमेंट है तो वो रिग्रेस इम्प्रिजमेंट ही रहेगी, मतलब बहुत कठोर सज़ा ही रहेगी, लेकिन इसका टाइम 7 साल की बजाय 5 साल कर दिया जाएगा। तो ये होता है रिमिशन, ये पावर हमारे प्रेसिडेंट के पास होती है। रेस्पाइट की क्या पावर होती है? अवॉर्डिंग लेसर पनिशमेंट इन प्लेस ऑफ ओरिजिनल ड्यू टू स्पेशल फैक्ट। मतलब वही बात है कि भाई 7 साल की सज़ा मिली है लेकिन उसे 5 साल की कर देंगे, क्यों? स्पेशल फैक्ट के अकॉर्डिंग, मतलब अगर कोई प्रेग्नेंट है या फिजिकल डिसेबिलिटी है तो उसको ध्यान में रखते हुए उनकी सज़ा को कम कर दिया जाएगा। रिप्राइव क्या होता है? स्टे ऑन एग्जीक्यूशन फॉर ऑफ ए सेंटेंस। मतलब जो भी अक्यूज्ड पर्सन है उसको भी, जो भी जिसने भी क्राइम किया है या जिसको जो भी दोषी है उसके एग्जीक्यूशन पे, मतलब अगर उसको सेंटेंस दी गई है तो उसके लिए कुछ टाइम के लिए स्टे लग जाएगा। जैसे डेथ सेंटेंस है तो उसकी कुछ टाइम की, जैसे उसको 2 महीने बाद में, मतलब 5 दिन बाद में अगर उसे डेथ की मौत की सज़ा होने वाली है तो उसकी उस सज़ा पे कुछ टाइम के लिए स्टे लग जाएगा, यानी रोक देंगे उस सज़ा को, ताकि वो प्रेसिडेंट के पास पार्डन के लिए अप्लाई कर सके। तो ये है हमारे प्रेसिडेंट की पार्डनिंग पावर। अब हमारे प्रेसिडेंट के पास होती है वीटो पावर, वो भी हम देखते हैं कि वीटो पावर क्या होती है। अब हम देखते हैं वीटो पावर, हमारे प्रेसिडेंट के पास कौन कौन सी वीटो पावर होती है। वैसे तो 4 टाइप की वीटो पावर हम पढ़ेंगे, एब्सोल्यूट वीटो पावर, सस्पेंसिव वीटो पावर, पॉकेट वीटो पावर और क्वालिफाइड वीटो पावर। लेकिन हमारा जो इंडियन प्रेसिडेंट हैं उनके पास 3 ही तरह की वीटो पावर है, एब्सोल्यूट, सस्पेंसिव एंड पॉकेट वीटो, ठीक है। एब्सोल्यूट वीटो पावर क्या होती है? एब्सोल्यूट वीटो पावर होती है विद होल्डिंग
दी असेंट, ठीक है। कोई भी बिल है, हमें पता है कोई भी बिल है वो प्रेसिडेंट के असेंट के बिना एक्ट नहीं बन सकता, इसलिए प्रेसिडेंट का असेंट ज़रूरी है। तो प्रेसिडेंट उस बिल को हाँ करें या ना करें, वही प्रेसिडेंट की वीटो पावर होती है। तो पहली वीटो पावर हम देखेंगे कि एब्सोल्यूट वीटो पावर। एब्सोल्यूट वीटो पावर का इन द सेंस होता है विद होल्डिंग द असेंट टू द बिल पास बाय द लेजिस्लेचर, कि लेजिस्लेचर ने जो बिल पास किया है उस बिल को विद होल्ड करके रख लेना, ठीक है। इफ़ it refers to the power of the president to withhold his assent to a bill passed by the parliament। ये एब्सोल्यूट वीटो पावर वही है कि पार्लियामेंट ने कोई भी बिल पास किया है उसके ऊपर जो प्रेसिडेंट है वो अपना असेंट ना देकर उसे विदहोल्ड करके रख ले, ठीक है। अगर ऐसा प्रेसिडेंट करके रख लेते हैं, ठीक है, तो द बिल देन एंड्स एंड डजंट बिकम एन एक्ट। अगर प्रेसिडेंट उस अपने असेंट को विदहोल्ड करके रख लेते हैं तो वो बिल है, एक्ट नहीं बनता, वो बिल डजंट बिकम एन एक्ट, ठीक है, एक्ट नहीं बनता है। तो एब्सोल्यूट वीटो क्या होता है? एब्सोल्यूट वीटो वही होता है कि किसी बिल को अगर प्रेसिडेंट असेंट ना दे, उसे विदहोल्ड करके रख लें, तो वो बिल कभी एक्ट नहीं बन सकता। यही प्रेसिडेंट का एब्सोल्यूट वीटो है। यूज़ ओनली ऑन एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। ये जो एब्सोल्यूट वीटो है प्रेसिडेंट का, वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की एडवाइस पे ही यूज़ किया जा सकता है। सेकेंड क्या है, अब ये एब्सोल्यूट जो वीटो है ये मनी बिल पे लागू, मनी बिल जो है हमारा वो प्रायर रिकमेंडेशन से इंट्रोड्यूस होता है, तो इसमें प्रेसिडेंट लागू कर सकते हैं, लेकिन वो प्रायर रिकमेंडेशन से होता है, तो यूजुअली जो प्रेसिडेंट है वो उसको असेंट दे ही देते हैं। सेकंड जो हमारे इंडियन प्रेसिडेंट के पास वीटो पावर है वो सस्पेंसिव वीटो पावर। सस्पेंसिव वीटो पावर क्या होती है कि कोई बिल है वो प्रेसिडेंट के पास आया है असेंट के लिए, तो प्रेसिडेंट या तो उसे अपना असेंट दे सकते हैं या ना दें या रिटर्न कर सकते हैं। तो सस्पेंसिव वीटो पावर यही है कि प्रेसिडेंट उस बिल को रिटर्न कर सकते हैं, लेकिन सिर्फ एक बार, अगर वही बिल दोबारा से सेम मेजोरिटी के साथ वापस प्रेसिडेंट के पास आता है तो उनके पास और कोई रास्ता नहीं होता, उसे उस बिल को असेंट देना ही पड़ता है। लेकिन यूएसए में ऐसा नहीं है। यूएसए में अगर एक बार आप वापस भेज देते हो बिल को, तो उस बिल को दोबारा ज़्यादा मेजोरिटी के साथ, मतलब एक्स्ट्रा मेजोरिटी के साथ उसे वापस भेजा जाएगा, तभी वो पास होता है। तो इस तरह से हमारे प्रेसिडेंट के पास सिर्फ सस्पेंसिव वीटो है, ठीक है। थर्ड जो वीटो पावर है वो पॉकेट वीटो है, मतलब कि डू नॉट एक्ट ऑन द बिल, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन डजंट डिस्क्राइब द टाइम लिमिट, मतलब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ये डिस्क्राइब नहीं किया गया है कि एक बिल जब प्रेसिडेंट के पास भेजा जाता है तो कितने टाइम में वो उसे अपना असेंट देंगे या नहीं देंगे या रिटर्न करेंगे। तो इसलिए प्रेसिडेंट उस बिल को रखते हैं और उस पर कोई असेंट नहीं देते हैं, कोई भी प्रतिक्रिया नहीं देते हैं, तो उसे हम पॉकेट वीटो कहते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि इंडियन प्रेसिडेंट की जो पॉकेट है वो यूएसए के प्रेसिडेंट से ज़्यादा बड़ी है। अब हम एक नेक्स्ट वीटो भी देख लेते हैं। क्वालिफाइड वीटो क्या होता है? वो हमारे इंडियन प्रेसिडेंट के लिए नहीं है, लेकिन वो देखते हैं कि क्या होता है। क्वालिफाइड वीटो जो है वो इंडिया में प्रेजेंट नहीं है, वो यूएसए में प्रेजेंट है। क्वालिफाइड वीटो में यही है कि अगर सेम बिल, अगर प्रेसिडेंट के पास कोई बिल आता है और प्रेसिडेंट उसे रिकन्सिडर के लिए भेज देता है, अगर वही बिल दोबारा से इंडिया में प्रेसिडेंट के पास वापस भेजा जाए तो प्रेसिडेंट के ऊपर ये बाइंड होगा कि वो उस बिल को अपना असेंट दे। लेकिन यूएसए में ऐसा नहीं होता, ठीक है। यूएसए में वो बाइंड नहीं होता कि प्रेसिडेंट उसे अपना असेंट दे ही। आज हमने हमारा प्रेसिडेंट के जो हैं वो पूरा कर लिया। अभी जो हमारी करंट में जो प्रेसिडेंट हैं वो 16th प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हैं, जो कि हैं द्रौपदी मुर्मू जी, ठीक है। श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी जो हैं वो हमारी 16th प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हैं, ठीक है। तो आप हो सकता है तो आप वैसे ध्यान ना रखिएगा, लेकिन स्टार्टिंग की 4-5 और लास्ट की 4-5 प्रेसिडेंट्स को याद कर लीजिएगा। अगर आपको इंडियन पॉलिटी के सभी लेक्चर्स फ्री ऑफ कॉस्ट चाहिए तो आप मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे वाइस प्रेसिडेंट के बारे में।